हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए हैं BHDLA 137 का ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में इसमें हम इस बुक से डिस्कस करेंगे, जो कि BHDLA 137 ये आपका कोर्स कोड है, और इसका कोर्स टाइटल है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। ठीक है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज कम्युनिकेशंस स्किल्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको इसमें बताएंगे। चलिए, तो हम ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियोस का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है कि इसमें देखिए BHDLA ये जो है, ये आपका BHDLA इसमें 2 ब्लॉक्स है। ठीक है, ब्लॉक 1, ठीक है, और ब्लॉक 2। ठीक है, ब्लॉक 1 में आपको 6 यूनिट्स पढ़ने हैं, और ब्लॉक 2 में भी आपको 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, ब्लॉक 1 में आपको 6 यूनिट्स, और ब्लॉक 2 में भी आपको कितने यूनिट्स, 6 यूनिट्स ही पढ़ने हैं। तो आइए हम आपको दिखला दें वो ब्लॉक कहाँ पे है, चूँकि ये एक साथ नहीं दिया है, इसमें कुछ चेंजेस कर दिया है इस बुक में। जो फर्स्ट ब्लॉक है वो आगे दे दिया हो, और जो सेकंड ब्लॉक है वो पीछे दे दिया है। तो कितने बच्चे जान रहे हैं कि इसमें ब्लॉक 1 ही है। ठीक है, तो नहीं, ये ब्लॉक 1 यहाँ पे दिया गया है और ब्लॉक 2 यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें 6 यूनिट्स इसमें है और 6 यूनिट्स इसमें है। तो इन सब में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं क्वेश्चन से, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए यूनिट 1 में संप्रेषण कौशल के मूल तत्व। ठीक है, यानी कि जो संप्रेषण कम्युनिकेशन के जो मूल तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ देख लेना है क्या संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद में संप्रेषण के विविध रूप में कौन कौन से रूप होते हैं। तो ये इसके 4 रूप होते हैं: मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और संचार संप्रेषण। ठीक है, अब देखिए संप्रेषण का प्रयोजन भी है। ठीक है, संप्रेषण का प्रयोजन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संप्रेषण के प्रयोजन होते हैं। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया में 8 पॉइंट आते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन, तो स्रोत, वक्तृत्व क्षमता, संदेश माध्यम और प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति और प्रतिक्रिया और संदर्भ, और जीवन मूल्य और दृष्टिकोण, 9 होते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए यहीं पे क्लियर हो रहा है कि संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से, तो मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, संचार संप्रेषण। अब देखिए संप्रेषण के प्रयोजनों के बारे में जिक्र करें, यानी कि उसका उल्लेख करें, तो आप क्या कह सकते हैं कि संप्रेषण का प्रयोजन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, अब संप्रेषण की प्रक्रिया कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। ठीक है, सफल संप्रेषण के अवरोध कौन कौन से होते हैं, इसमें हम लोग आज जानेंगे। तो आइए वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम बात बता दें आपको कि संप्रेषण का अर्थ जो होता है, ये संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, संप्रेषण एक संवाद है। देखिए संप्रेषण क्या है, एक संवाद है, और संपर्क वो बनाता है। संप्रेषण क्या है, संपर्क बनाता है, यानी कि एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करके, चाहे वो बोल कर हो, सुन कर हो, लिख कर हो, देख कर हो, पढ़ कर हो, चित्र बना कर हो, या किसी भी तरीके से जब आदमी एक से दूसरे से अपना बात कहना चाहते हैं, उसी को संप्रेषण कहते हैं। इट्स क्लियर होगा यहाँ पे। अब इसमें और इसके हिसाब से आप इस अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, संप्रेषण के अर्थों का मतलब आदान प्रदान भी होता है। कहने का मतलब ये होता है कि संप्रेषण एक मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी संप्रेषण की। इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे, बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे क्योंकि हमको पूरा बुक इसमें देख लेना है 40-50 मिनट के अंदर में। चलिए देखते हैं कि संप्रेषण के विविध रूप कौन कौन से। तो मैंने बताया आपको मौखिक संप्रेषण, उसके बाद में मौखिक संप्रेषण में इसके पॉइंट से 3 शब्दों वाक्यों का चुनाव और आवाज, और दूसरा है इसका, तीसरा है आपका स्वर। ये मैं एक पहले वीडियोस बना चुका हूँ BHDLA 137 का जो 35 मिनट का वो वीडियो है, उसमें फर्स्ट यूनिट एकदम कंप्लीट है, एकदम फुल्ली एक्सप्लेन पूरे डिटेल्स के साथ है। वो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आंगिक संप्रेषण को क्या होता है कि मनुष्य केवल बोलकर ही अपनी बात संप्रेषित नहीं करता, उसके सारे अंग, आंख, हाथ, पैर, कंधे सब संप्रेषण के सहयोग देते हैं, इनके साथ देते हैं। ठीक है, और गैर शाब्दिक आंगिक या अमौखिक संप्रेषण होता है। ठीक है, शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। ठीक है, आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में या कहीं पे भी जाते हैं, किसी के अंदर जाते हैं, तो वो सबसे पहले आपसे क्या कहता है कि आप कौन है, या इस तरीके से पूछता है कि कैसे खड़े रहते हैं। ठीक है, आप उसके सामने कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, आपके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप इस पॉइंट को देख लेंगे, आंगिक संप्रेषण को। ठीक है, और उसके बाद लिखित संप्रेषण, यानी कि आप बोलकर और देखकर तो संप्रेषण करते ही हैं, लेकिन उसके साथ में एक लिखित संप्रेषण होता है जो कि आप लिख करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये लिखित संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, और इसमें लिखित में क्या होना चाहिए कि ये इसमें ये
इसके जो मेन पॉइंट होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको पूरा करने के लिए लिखित संप्रेषण में क्या क्या जरूरी होता है, तो सबसे पहले कि क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे, ये 5 चीजों का ध्यान रखा। यानी कि क्या, यानी कि लिखते समय में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, रिपोर्ट है कि टिप्पण है कि क्या लेख है, कहानी है, ऐसे निबंध है। और क्यों लिख रहे हैं, तो सूचित कर रहे हैं, मतलब निवेदन कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि निबंध लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। और दूसरा है कि कौन, यानी कि आप किसके पास लिख रहे हैं, ठीक है, भाई है, बहन, हेडमास्टर है, या प्रिंसिपल है, या मैडम जी है, या माता जी है, या पिताजी हैं, किसके पास लिख रहे हैं, ठीक है। कब, यानी कि आप डेट और तारीख, यानी कि किस तारीख में और किस वक्त में, किस डेट में आप लिख रहे हैं, ठीक है, किस दिन लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कैसे लिख रहे हैं, ये आपको इसमें आपको पढ़ने को मिलता है, किसमें, लिखित संप्रेषण। तो इसको आप देख लीजिएगा प्लीज। और उसके बाद संचार माध्यम एक होता है, ये भी एक संप्रेषण बनाने का एक क्या होता है, वेज होता है, जो कि संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम होता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, होर्डिंग बोर्ड, पैम्पलेट, इंटरनेट, ये टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये सब क्या होता है, संचार माध्यम होता है। आगे बात समझ में, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे संप्रेषण का प्रयोजन आप देखते हैं, संप्रेषण का प्रयोजन में कौन कौन से है, तो व्यक्तिगत जरूरत, व्यक्तिगत संबंध, सूचना, और उसके बाद में आपस में बातचीत, उसके बाद में आगरा, फिर मनोरंजन, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है, पेज नंबर 11 और 12 पे, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे हम। संप्रेषण की प्रक्रिया जो होता है कि आप ये हम पहले बता भी चुके हैं इसको, कि देखिए संदेश प्राप्त करता है, इसमें 3 चीजें होती हैं जरूरी, ठीक है, एक प्रेषक, एक संदेश, एक प्राप्त करता है। यानी कि एक जो संप्रेषण बनाता है वो, और एक वो क्या बनाता है, संदेश जो भेजता है वो, और किसके पास भेजता है, ये 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात समझ में, यानी कि जैसे कि अगर हम किसी से संप्रेषण बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक हम हो गए, जो कि हम प्रेषक कहलाएंगे, और हम जिसके जरिए भेजेंगे वो संदेश कहलाएगा, और जिसको भेजेंगे वो प्राप्तकर्ता कहलाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब इसमें संप्रेषण की 9 प्रक्रिया होती है, ठीक है, 9 तत्व प्रमुख होते हैं संप्रेषण में। यहाँ पे सब इसका दे दिया गया है, पेज नंबर 12 पे आप इसे देख लेंगे, सब एक एक करके यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, सिर्फ एक मरतबा आपको रीड कर लेना है। इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ तक ये पूरा दे दिया है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक सफल संप्रेषण के अवरोध कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक गलत संदेश होता है, गलत शब्दों का चुनाव, ठीक है। इसमें 2 बातों का ध्यान आपको रखना रहता है कि आप जो संदेश को सही ढंग से संप्रेषित न करना और उसे ठीक ढंग से समझ न पाना सफल संप्रेषण में सबसे बड़ा अवरोध होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। एक सफल संप्रेषण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो अपनी बात को एकदम स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से किसी के पास भेजा जाए, या उसको ठीक ढंग से समझ जाए या समझाया जाए, तब जाकर के वो सफल संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। इसमें कुछ गलत शब्दों का चुनाव भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके संप्रेषण बिखर जाता है, टूट जाता है, और आपकी बात मुकम्मल नहीं हो पाती है, ठीक है। यानी कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और लोग उसको कुछ और समझ लेते हैं। इसलिए आपको संप्रेषण बनाने के पहले आपको उस वैसी बात बोलना है आके जिससे आप संप्रेषण बना रहे हैं उसको कोई तकलीफ ना हो, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुनना और समझना, ये आप देखिए भाव भंगिमा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। और उसके बाद में आपको बोलने का ढंग होना चाहिए, पेज नंबर 18 पे दे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे, राइट। चलिए अब जो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं इसमें जो दिए हैं सही और गलत का, यहाँ पे इसी का आंसर यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। पेज नंबर 19 पे दे दिया गया, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यूनिट 1 खत्म होता है, यूनिट 2 में हम बात करते हैं, चूंकि टाइम बहुत कम है और इसलिए हम ये तेजी के साथ चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, उच्चरित और लिखित भाषा, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आप उच्चरित के बारे में पढ़ लीजिएगा और लिखित के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में यही 2 पॉइंट इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, यानी कि उच्चरित और लिखित, ये 2 चीजें आप पढ़ लीजिएगा, आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला बात क्या है कि उच्चरित की प्रकृति क्या है और लिखित भाषा की प्रकृति क्या है, ये 2 चीज आपको देख लेना है। और इसमें मतलब अगर उच्चरित आप देख रहे हैं और उसकी प्रकृति देख रहे हैं, तो मतलब उच्चरित की विशेषताएं आपको देख लेना है और लिखित भाषा की भी विशेषताएं देख लेना है, बस इतना देख लीजिएगा आप। उसके बाद में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। पेज नंबर आपका है 20, पेज नंबर 20 पे आपको इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपको देख लेना है। उच्चरित भाषा की प्रकृति और लिखित भाषा की प्रकृति, ठीक है, एक है, और उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं, ठीक है, और लिखित भाषा के प्रकार, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप इसमें देख लेंगे, बस सिर्फ 3, इसको आप समझ लेंगे तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उच्चरित भाषा की प्रकृति यहाँ पे दे दिया गया है, पेज नंबर 21 पे है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। अभी हमने यह जाना कि भाषा मानव समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे से निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। यानी कि जब एक व्यक्ति को अपने पास बुलाना रहता है तो वो भाषा के जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये
उसके बाद हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, भाषा का ही प्रयोग करते हैं। आप ये पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं, ठीक है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से ही भाषा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो भाषा के जरिए हम हर एक काम, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम भाषा के जरिए न कर सके, ठीक है। इट्स क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। चलिए पेज नंबर 21 पे दिया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। लिखित भाषा की प्रकृति, देखिए सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, इसके लिखित भाषा की प्रकृति, यानी कि मैंने जो बताया उसमें ये आप करके देखें, उच्चरित भाषा और लिखित भाषा के, ये आप एक क्वेश्चन आप इसको मानेंगे, ठीक है। इसके सिर्फ प्रकृति को देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप में एक और नाम भी दिया गया है, जिसको क्या कहते हैं, वाक कहते हैं, यानी कि स्पीच कहते हैं, इंग्लिश में उसे स्पीच कहते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है। इसलिए अनेक विद्वान भी यह भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। यानी कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो सिर्फ क्या करने के लिए हुआ है, बोलने के। अब इसका मतलब, बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, ठीक है, इसके लिए नहीं हुआ है। यानी कि बोलने का मतलब कि आप हर एक काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इस मान्यता को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि हम किसी ऐसे समाज के अस्तित्व की कल्पना इस धरती पर नहीं कर सकते हैं जिसमें वाक ना हो, यानी कि जिसमें स्पीच ना हो, ठीक है, जिसमें हम बोल ना सके। आगे बात समझ में, ये उच्चरित भाषा की मैंने बता दी, ठीक है। उच्चरित भाषा की एक प्रकृति और है, उसका प्रकृति क्या है मैं ये बता रहा हूं कि उसके विविध रूप भाषा समाज में प्रचलित होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा के उच्चरित रूप में ही कितनी विविधताएं हैं, ठीक है। हिंदी भाषा एक बहुत बड़ा क्षेत्र बोलियों यानी कि डायलेक्ट्स का है, ठीक है। बोलियों को इंग्लिश में डायलेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। डायलेक्ट मीन्स बोली और डायलेक्ट्स मीन्स बोलियों, ठीक है। हिंदी की बोलियों में हम ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही आदि का नाम ले सकते हैं, राइट। ये समझ गए आप। चलिए लिखित भाषा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए उच्चरित भाषा की प्रकृति पर तो विचार हम अभी बता दिया मैंने आपको, लेकिन उसके बाद में लिखित भाषा की तुलना में उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। आप ये बात समझ लीजिए, यानी कि लिखित भाषा की तुलना में उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इस भाषा को का प्रयोग करने वाला अपने परिवेश यानी कि अपने परिवेश में स्वतः ही सीख लेता है। यानी उच्चरित भाषा ही मनुष्य के समाजीकरण का आधार होती है, ठीक है। लेकिन इससे लिखित भाषा का महत्व कम नहीं होता है, यानी कि लिखित भाषा का महत्व कम नहीं होता है, आगे बात समझिए। लेकिन लिखित भाषा सृजनात्मक साहित्य का माध्यम होती है, इसका प्रत्येक भाषाई समाज में अपना विशिष्ट स्थान होता है, ठीक है। पेज नंबर 22 और इसको आप अच्छे तरीके से और देख लेंगे। हमें यह भी जानना चाहिए कि लेखन का आविष्कार जो होता है वो साहित्यिक प्रयोजन के लिए नहीं हुआ, लेकिन इससे साहित्य को संभव बनाया। यानी कि इसमें तो संदेह ही नहीं कि बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित है और व्याकरणिक नियमों में बंधी हुई दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए लिखित भाषा उच्चरित भाषा की तुलना में अधिक मानक होती है। इट्स क्लियर हो गया यहाँ पे। लिखित भाषा मैंने आपको डिटेल्स में समझा दिया। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 22-23 आप देख लेंगे, ठीक है। उच्चरित भाषा और लिखित भाषा के भेद, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। पेज नंबर है आपका 22 पे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उच्चरित भाषा और लिखित भाषा मैंने समझा दिया है, अब इसका भेद यहाँ पे दे दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। उच्चरित भाषा और लिखित भाषा की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 26 पे, ठीक है। यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अभी मतलब हमने जाना कि मतलब लिखित भाषा और अपनी प्रकृति में अस्थायी होती है, ठीक है। अपनी प्रकृति में क्या होती है, अस्थायी होती है, जबकि उच्चरित भाषा अस्थायी होती है। यहाँ समझ लीजिए, लिखित भाषा अपनी प्रकृति में अस्थायी होती है, जबकि उच्चरित भाषा अस्थायी होती है। अस्थायी होने का मतलब ये है कि जिस विषय पर भी कुछ लिख दिया जाता है, ठीक है, वह एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। इस लिखित रूप को हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं, अनंत काल तक। इसका मतलब यह है कि लेखन संप्रेषण के क्षेत्र में रेंज को विस्तार देता है। इट्स क्लियर हो गया। अब यह विस्तार इसे शक्ति संपन्न बनाता है, ठीक है। हम बार बार इसका वाचन कर सकते हैं, बार बार इसे देख सकते हैं। 1000-2000 साल पहले की लिखित सामग्री, इसे जो लिख करके अगर रख दिया जाए तो बताइए कि आप उसे हर बार देख सकते हैं, जब जी चाहे उससे आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे, ये लिखित भाषा की मैं विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर उच्चरित भाषा जो होती है, उच्चरित भाषा, तो वो तो हम उच्चारण के तौर पे हम बोल देते हैं, उससे हम बार बार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इट्स क्लियर है। चलिए, लिखित भाषा वह भाषा व्यवस्था है, मैं बता दूं, लिखित भाषा वह भाषा व्यवस्था है जिसमें
सतर्कता के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि एकदम सतर्क होकर के अच्छे तरीके से, यानी कि कोई इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि लिखित भाषा में मात्रा का ख्याल रखना पड़ता है, फिर से छोटी ई बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ का भी ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि एकदम सतर्क होकर के अच्छे तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाता है। लेखन एक सुविचारित पद्धति है, इसलिए इसकी संरचना अधिक सुगठित, मानकृत और एकरूपता के लिए होती है। ठीक है, चलिए अब इतना हम मतलब डिटेल्स में जाएंगे तो ज़्यादा वीडियोस लंबी हो जाएगी। इसका क्लास हम फिर बाद में चलाएंगे एग्ज़ाम के बाद में। ठीक है, अभी हम जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूँ ताकि आपको इससे थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाए। ठीक है, इसमें अब कोई नहीं है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए इसमें उच्चरित भाषा के प्रकार को आप देख लीजिएगा, पेज नंबर कितना है तो 33 पे है। ठीक है, इट्स क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखित भाषा के प्रकार। बस इतना ही आपको देख लेना है, पेज नंबर आपको 35। इसके अलावा इसमें अब कुछ नहीं, एक चीज़ और आपको देख लेना, सिर्फ भाषा बोलचाल की भाषा का लिप्यंकन। ठीक है, ये सिर्फ आपको देख लेना है। बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का अंतर उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यंकन करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो यह यूं तो उच्चारित भाषा की तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को विलुप्त करना संभव नहीं है, असंभव कार्य है। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए होंगे तो उसके आंसर्स पेज नंबर 44 पे और 45 पे आंसर दे दिया गया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए अब यूनिट 3 की बात करते हैं बहुत तेजी के साथ। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता, दो क्वेश्चंस इसमें से। ठीक है, पहला एक हाव भाव के बारे में आ सकता है, दूसरा आंगिक भाषा, यानी कि आंगिक भाषा में क्या, शारीरिक प्रतिक्रिया और आंगिक संप्रेषण और भाषा। बस ये दो क्वेश्चंस आपको देख लेना, एक हाव भाव के बारे में देख लेना है और एक शारीरिक प्रतिक्रिया और आंगिक संप्रेषण और भाषा के बारे में देख लेना है। 3 पॉइंट इसमें देख लेना। हर यूनिट से हम 2 या 3 पॉइंट आप देख लीजिएगा, उसके बाद में आप आराम से जाकर के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हाव भाव के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे दे दिया गया हाव भाव। ठीक है, हाव भाव क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेस्चर्स। ठीक है, जेस्चर्स वे आंगिक चेष्टाएं, यानी कि जो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ संप्रेषण के रूप में व्यक्त होती है। ठीक है, जैसे कि नहीं कहने वाला साथ में सिर भी हिलाता है। ठीक है, सामान्य उक्तियों के साथ व्यक्त हाव भाव की इस सूची मतलब आप जानते हैं, जैसे कि हाव भाव का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई बात कहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम कहते हैं यहाँ पे मेरे हाथ में आप ध्यान दीजिएगा, हैंड्स पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस तरह कहते हैं कि तुम जाओ और मेरा हैंड इसी तरह है, कुछ नहीं है, ना हिल रहा है, ना कहीं इशारा कर रहा है, ना कहीं इस तरह हो रहा है, तो अब आप बताइए कि इससे आप क्या समझेंगे। ठीक है, आपको कुछ यहाँ से सेंटेंस समझ में आएगा, सिर्फ आपको समझ में आएगा यहाँ जाओ। अब कहाँ जाना है ये आपको नहीं पता चल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम कह दें इस तरीके से अपने हैंड के इशारे से भाई कि यहाँ जाओ, ठीक है, आपको अब पता चल गया कि आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। इट्स क्लियर हो गया, तो इसी को हाव भाव कहते हैं। ठीक है, हाव भाव भाषिक अभिव्यक्ति के साथ साथ इतने गहरे जुड़े हैं कि हम प्राय भाषण या संवाद की स्थिति में आंगिक चेष्टाएं करते रहते हैं, यानी कि अपने बॉडी को हिलाते डुलाते रहते हैं, अपनी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसको आप हिलाते डुलाते रहते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं या कोई भी नेता आता है, भाषण देता है, स्पीच देता है, या आपके क्लास में कोई भी सर अगर पढ़ाते हैं तो बिना हाव भाव के आप उसे नहीं समझ सकते हैं। अगर वो पढ़ाते भी रहेंगे तो इस तरीके से हाथ करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर से कभी बदन से बताएंगे, फिर आंख से कभी बताएंगे, है ना, तो ये सब हाव भाव होता है। राइट, समझ में आ गया। तो पेज नंबर 48, पेज नंबर 39 48 आप देख लीजिएगा। चलिए हाव भाव के बारे में आप समझ गए। एक होता है आंगिक भाषा जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज तो आप जानते ही हैं कि भाई बॉडी के इशारे से बातचीत करना। ठीक है, आँख कान फिर से हाथ पाँव इन सब के इशारे से, इसी को हम भाव भंगिमा से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पेज नंबर है आपका 53, यानी कि आंगिक संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आंगिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, आंगिक संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, आंगिक भाषा है। हम मनोभावों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, इसी तरह हमारा शरीर भी इन मनोभावों में व्यक्त करता है। अतीव क्रोध में स्थिति में आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे मांसपेशियां तन जाती हैं, भाषिक अभिव्यक्ति के मनोभावों को समझ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे शर्म, घबराहट, भय, प्यार, घृणा आदि, ये सब क्या होता है, आंगिक प्रतिक्रिया से ही मालूम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप घबरा रहे हैं तो आप देखे होंगे जब कोई इंसान घबराता है तो उसका दिल धक 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 करने लगता है, या अगर डरता है
तो एकदम डर जाता है, वो कुछ करने की इसके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है, अगर शर्म करता है तो वहाँ से जल्दी से ना भाग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी से घिन करते हैं, छी 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 ऐसे आप करते हैं ना, तो ये सब क्या है, ये सब बॉडी लैंग्वेज है ये, ठीक है। अब देखिए शारीरिक प्रतिक्रियाएं रेफ्लेक्सेस, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे बस, पेज नंबर 53। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें अब कोई पॉइंट नहीं है, चलिए इसमें अब कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अब जाएंगे यूनिट्स 4 में, चूंकि ये वीडियोस ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं। अब यूनिट्स 4 में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है संवाद, ठीक है, और दूसरा है साक्षात्कार, ठीक है, और तीसरा है सामाजिक आदान प्रदान। इन 3 पॉइंट को आप देख लीजिएगा, उसके बाद में आप आराम से एग्जाम लिख सकते हैं, एग्जाम में अपना पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। अब साक्षात्कार क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए साक्षात्कार क्या होता है कि देखिए साक्षात्कार पेज नंबर 64, संप्रेषण के इन रूपों की विस्तृत चर्चा तो इकाई के अगले भागों में भी की जाएगी, यानी कि आगे आने वाले भागों में भी की जाएगी, लेकिन साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विशेष किसी खास टॉपिक, ठीक है, किसी खास संदर्भ में होने वाला वार्तालाप यानी कि बातचीत। यह साक्षात्कार विशुद्ध व्यावसायिक भी हो सकता है, पूरी तरह निजी एवं घरेलू भी, यह नौकरी से संबंधित हो सकता है एवं राजनीतिक से संबंधित हो सकता है। अर्थात साक्षात्कार का घेरा पर्याप्त व्यापक है। साक्षात्कार में एक प्रश्नकर्ता होता है, यानी कि एक पूछने वाला होता है, और दूसरा एक बताने वाला होता है, ठीक है। इस प्रकार साक्षात्कार में कम से कम 2 व्यक्तियों का शामिल होना एकदम जरूरी होता है, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इंटरव्यू देने वाला और एक इंटरव्यू लेने वाला, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और है, अब देखिए संवाद। अब संवाद तो आप जानते ही हैं, यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच के बात को, यानी कि 2 आदमियों के बीच के बात को, 2 इंसानों के बीच के बात को हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। अब साक्षात्कार, चलिए हम बात करते हैं बहुत तेजी के साथ। अगर आप इसका तो PDF अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना काम चला सकते हैं, राइट। अब देखिए साक्षात्कार आप समझ गए, उसका संवाद आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए साक्षात्कार क्या, साक्षात्कार के 5 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। साक्षात्कार के कितने सिद्धांत होते हैं, पेज नंबर आपका दे दिया गया है 65 पे। 5 कौन कौन, औपचारिक संप्रेषण, परस्पर संवाद, 2 पक्षों का शामिल होना, गंभीर विषय और प्रश्नोत्तरी शैली, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स इसके होते हैं। आप इसमें एक एक करके, जैसे औपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण क्या होता है कि साक्षात्कार का पहला सिद्धांत यह है कि औपचारिक संप्रेषण है, यानी कि दोस्तों से बातचीत करने का अनुशासन का अभाव होता है। एक साथ कई विषयों पर बातचीत होती है, जैसे खेल कूद को लेकर के, राजनीति को लेकर के, इन सब की बातें इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। घर में भी हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ गप्पे मारा करते हैं, परंतु साक्षात्कार में यह खुलापन नहीं होता, यह औपचारिक होते हैं, यानी कि इसमें एक बांधा बंधाया ढांचा होता है, ठीक है। और प्रश्नकर्ता तथा उत्तर देने वाला व्यक्ति किसी खास विषय पर बातचीत करते हैं, है ना। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये साक्षात्कार का औपचारिक संप्रेषण यही कहलाता है, ठीक है। परस्पर संवाद में क्या होता है कि साक्षात्कार के आदान प्रदान होता है, ठीक है, यानी कि जो 2 व्यक्ति होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, साक्षात्कार होते हैं। एक साक्षात्कार में एक क्वेश्चन पूछने वाला होता है और एक उसका उत्तर देने वाला होता है, तो इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होते रहता है, ठीक है। इस आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों एक दूसरे के शाब्दिक और आंगिक अभिव्यक्ति का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब साक्षात्कार क्या होता है कि आमतौर पर आमने सामने ही होते हैं, यानी कि जो एक समझ लीजिए कि जैसे कि आपसे एक कोई इंटरव्यू ले रहा है, वो आपके सामने रहता है और आप भी उसके सामने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है एक परस्पर संवाद, ठीक है, सवाल जवाब, ठीक जवाब दिया जाए इसमें, ठीक है। अब इसमें 2 पक्षों का शामिल होना और गंभीर विषय, ठीक है, आप इसे देख लेंगे, पेज नंबर 65 पे दे दिया गया है, प्रश्नोत्तर शैली, ठीक है। अब नौकरियों के लिए साक्षात्कार है ना, जिस तरीके से आप देखते हैं, तो आप इसको न देखें, आप सिर्फ साक्षात्कार के बारे में जान लेंगे तो ये सब उसमें आ जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ लीजिए। संवाद के बारे में हम लोग पहली बात करें, देखिए संवाद भी एक संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम होता है, ठीक है। पेज नंबर आपको बता दें हम कि 69 पे दे दिया गया है। संवाद भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। वास्तव में व्यक्ति प्रातः यानी कि उठने से लेकर के रात के सोने तक कई तरह के संवाद से गुजरता है, यानी कि कई तरह की बातों से गुजरता है, कई तरह के रास्तों से गुजरता है, कई तरह के संवादों से गुजरता है। यानी कि संवाद का ही एक रूप वार्तालाप भी है, जो सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, ठीक है, और रात तक चलता ही रहता है। यानी कि साहित्यिक कृतियों में संवाद को कथोपकथन रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ जीवन के व्यापक मानवीय संप्रेषण के निहित संवाद की अवधारणा पर विचार किया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए यहाँ तक, चलिए।
क्या होता है कि इसमें पॉइंट इसमें दीजिए संवाद के पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि दो देशों के बीच शिखर वाला वार्तालाप है ना, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं पेज नंबर 70 पे। अब सामाजिक आदान प्रदान यानी कि वास्तव में मानव संप्रेषण का एक अन्य प्राणियों के संप्रेषण में भेद ही इस बात में है कि मानव ने स्वयं का समाज बनाकर सभ्यताओं और संस्कृतियों के निर्माण के साथ साथ रहना सिखा दिया। ठीक है, आप इसे देख लेंगे, राइट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप उसे देख लेंगे। चलिए यहाँ पे यूनिट 4 खत्म होता है। अब देखिए यूनिट 5 बहुत तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं, चूंकि इस पूरे यूनिट को एक ही वीडियोज में कवर कर लेना है। अब भाषिक कला के विभिन्न पक्ष पेज नंबर 76 पे, इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, आप तो पहले से लिखित भाषा के बारे में जानते हैं, मौखिक भाषा भी जानते हैं, आंगिक भाषा भी जानते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। मौखिक भाषा भी आप जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करता है कि संप्रेषण का सशक्त माध्यम एक ये देखना है, और भाषा का उपयोग देखना है, और भाषा का व्यवहारिक पक्ष, ये 3 आप क्वेश्चन इसमें से आप देख लेंगे, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर हो गया। हम बहुत तेजी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ऐसे कम वीडियो यूट्यूब पे मिलेंगे जो कि 1 घंटा या आधा घंटा के अंदर पूरा बुक का पूरा निचोड़ बता दे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहले कि जो संप्रेषण का जो सशक्त माध्यम होता है, यानी कि भाषा संप्रेषण का मूल आधार है। भाषा जो होता है वो संप्रेषण का एक क्या है, मूल आधार होता है। यहाँ तक क्लियर है, पेज नंबर 77 पे। ठीक है, इसे यूं भी कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचार और अनुभूति का संप्रेषण होता है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में व्यक्ति तथा व्यक्ति और समाज के बीच आदान प्रदान का साधन भाषा है। भाषा जो शब्द भाष धातु से बना है, भाष धातु से भाषा बना है, जिसका आशय है यानी कि जिसका मतलब व्यक्त वाणी में कुछ कहना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात एक है कि वाणी निरर्थक भी हो सकती है, अतः भाषा से अभिप्राय अर्थमयता और अभिव्यंजकता से ही लेना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब शब्द और अर्थ शाश्वत रूप से परस्पर संबंध है। ठीक है, अब देखिए भाषा के विभिन्न रूप आप जानते ही हैं। भाषा की तो बचपन से पढ़ते रहे, क्लास 1 से। लिखित भाषा, फिर उस लिखित भाषा यानी कि अपनी बात, यानी कि लिखित भाषा में 3 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, पहला एक प्रसाद, दूसरा ओज और तीसरा माधुर्य। यानी कि प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता, है ना, प्रसन्नता आप जानते हैं, खुश। और प्रसाद गुण वह होता है जहाँ सरल, सहज और भावव्यंजक शब्दावली का प्रयोग हो। ठीक है, अर्थ की निर्मलता से और सहज प्रतीति इसकी विशेषता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम दूसरा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में भी आप जानते हैं, जब हम भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय बड़ा व्यापक होता है। इसके अंतर्गत उच्चारण, ग्रहण और बोध, ये सभी प्रक्रियाएं अंत निर्हित रहती है। यानी कि किस तरीके से आपको बोलना है, जैसे कि मान लीजिए कि क से लेकर ज्ञ तक इतने लेटर्स होते हैं। अब क किस तरह बोलेंगे, ख किस तरह बोलेंगे, ग किस तरह बोलेंगे, घ किस तरह बोलेंगे, इन सब का एक जगह होता है, वो जो कि वोकल कोड होता है आपके गला के पास, है ना, वहां से वो सारी चीजें, कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि आपके वोकल कोड्स के द्वारा निकाले जाते हैं, कुछ क्या बोलते हैं जीभ के द्वारा निकाले जाते हैं, कुछ दांत के सहारे से निकाले जाते हैं, कुछ लिप्स के सहारे से निकाले जाते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए लेटर में प, अगर आप के अंदर अगर हिम्मत है तो आप बिना होठ यानी कि बिना लिप्स को टच किए, बिना लिप्स सटाए आप प बोल करके दिखलाइए, आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें हमको ख्याल रखना पड़ता है। राइट, पेज नंबर 78। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट है भाषा के उपयोग। ठीक है, अब देखिए भाषा बड़ी बलवान होती है, अतः इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, वरना अगर सावधानी पूर्वक अगर भाषा का उपयोग नहीं करते हैं तो कहीं पे मारपीट भी हो जाते हैं, गोली भी चल जाते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, खुराफात होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी होता है, और उसके बाद में आपस में जो रिश्ता होता है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए भाषा का उपयोग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा के कई उपयोग होते हैं। पहले एक सूचित करना होता है, आग्रह करना होता है, मनोरंजन करना होता है, संबंध विच्छेद करना होता है, पूरक रूप में कार्य करना होता है तथा छिपाना भी होता है। ठीक है, भाषा हम छिपाते भी हैं और उसके बाद भाषा के जरिए हम मनोरंजन भी करते हैं, संबंध भी बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आग्रह भी कर लेते हैं, किसके जरिए, भाषा के ही जरिए। इन सब चीजों में हम किसका उपयोग करते हैं, तो भाषा का ही उपयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। पेज नंबर 80 और 81 आप देख लीजिएगा। भाषा कला का ज्ञान नहीं है, इसी परिस्थिति में यानी कि उसे भाषा कला की ज्ञान नहीं, यानी कि देखिए बता रहे भाषिक संप्रेषण की आवश्यकताओं की अभिपूर्ति नहीं कर पाता है, अतः उसे भाषा कला की ज्ञान नहीं होती है। इसी परिस्थिति में को एक अन्य उदाहरण द्वारा हम आप समझ सकते हैं, जैसे कि रमेश और सुरेश परस्पर मिलते रहते हैं, दोनों आपस में मिलते रहते हैं। ठीक है, अब रमेश और सुरेश की जगह में आप अपने भाई को ले सकते हैं। ठीक है, और
से एक तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करके, यानी कि आप और एक आपके भाई और तीसरा व्यक्ति एक वहां पे खड़ा हुआ है, अगर उधर खड़ा हुआ है एक तीसरा व्यक्ति, तो आप उसको संकेत करके यानी कि इशारा करके उसे अपने बॉडी के सहारे उसे इशारा करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्या क्या आप उनका नाम जानते हैं, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं ना। हाँ, तो हाँ, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से भाषा का उपयोग किया जाता है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, यूनिट में अब एक पॉइंट और बच गया है, भाषा का व्यवहारिक रूप। ये बहुत पक्ष भाषा, पेज नंबर 84। ठीक है, वीडियोस बहुत लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी से तेजी से कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भाषा का व्यवहारिक पक्ष में आपका ये पॉइंट आता है वक्ता, श्रोता, कथन और उद्देश्य और स्थिति। ठीक है, इसी को आपको सिर्फ देख लेना है। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद में इससे से अब इस यूनिट में आप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। चलिए, यूनिट 6 की बात करते हैं बहुत तेजी के साथ। संवाद कला के विभिन्न पक्ष, जैसे कि संवाद कला में क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स देख लेना है। एक तो संवाद की औपचारिकता और स्वरूप और प्रकार। ठीक है, दूसरा है संवाद की प्रक्रिया। और बस ये 2 टॉपिक्स आपको देख लेंगे, देख लीजिएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 में आके। देखिए, स्वरूप और प्रकार संवाद का। ठीक है, हम जैसे हम जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो संवाद कायम होता है। मैं बताया ना, 2 या 2 से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं, जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो उसी से संवाद कायम होता है, यानी कि बनता है। संवाद में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक भी है। ठीक है, लेकिन संवाद से ही हम अपने जीवन का आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, और संवाद से ही हमारे जीवन का अंत भी होता है। संवाद संप्रेषण का प्रमुख आधार है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है। ठीक है, यह समाज से उसका पहला संवाद होता है, यानी कि रोना उसका क्या होता है, जो आपके आसपास जो होती है यूनिवर्सल जो कि समाज होता है, आपका सोसाइटी होता है, उससे पहला संवाद क्या होता है, रोना। धीरे धीरे वह बोलना सीखता है, उसके बाद में अपनी माँ, परिवार और समाज की भाषा सीखता है। फिर वह स्कूल जाता है और उसके बाद में औपचारिक संवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, और स्कूल से उसे सदाचार सिखाया जाता है, उसे बताया जाता है कि बड़ों का अभिवादन कैसे करते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं, और उसके बाद में छोटों पे किस तरीके से शफकत करते हैं, किस तरीके से उस पर रहम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्हें सब कुछ सिखाया जाता है। इट्स क्लियर हो गया ना। तो ये स्वरूप और प्रकार है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, हाँ, संवाद की औपचारिकताएं। ठीक है, पेज नंबर 98 पे दे दिया गया है। जैसे कि अभिवादन। ठीक है, पहला है औपचारिकताएं में अभिवादन। ठीक है, जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तो अभिवादन से बात शुरू होती है। जैसे अभिवादन की भाषा और शैली वक्ता और श्रोता की आयु, पद, धर्म आदि बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि वो कितने एज के हैं, कि उनका क्या पद है, उनका धर्म क्या है। ठीक है, इस तरीके से उसमें देखना पड़ता है। अगर 2 व्यक्ति मिलते हैं और निकट संबंधी हो तो छोटा बड़े का प्रणाम करता है, छोटा जो होता है वो बड़े को क्या करता है, प्रणाम करता है। इट्स क्लियर है, यानी कि बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है। जैसे आपके घर में आपके पापा जी हैं और आप हैं। ठीक है, तो आप अब बताइए कि पहले कौन प्रणाम करेगा, आपके पापा जी या आप। यानी कि आप छोटे हैं तो आप का फर्ज है, यानी कि आप पे ये लाजिम है कि आप अपने पापा जी को क्या करें, प्रणाम करें। ठीक है, और आपके पापा जी क्या कहेंगे, अगर भाई बेटा खुश रहो, बेटी खुश रहो, या तुम जियो हजारों साल, बहुत सारे साल, इतना साल जियो कि दुनिया के सारे लोग मर जाए और तुम अकेले इसमें घूमते रहो। ठीक है चलिए, थोड़ा सा हंसना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट, चलिए हम पेज नंबर क्या बोलते हैं, चलिए वो तो आप समझ गए। संवाद की प्रक्रिया। अब संवाद की प्रक्रिया जो होती है पेज नंबर 102 पे दिया गया है। विनम्र निवेदन इसमें पहला है और दूसरा है अनुमति। ठीक है, एक निवेदन करना होता है, एक अनुमति देना होता है। जैसे कि आप किसी भी चीज को अगर आपको जरूरत है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो आप उसे क्या करते हैं, निवेदन करते हैं कि सर मेरा ये काम रुक गया है। जैसे कि अगर आप एग्जाम हॉल में हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं कि अगर आप कुछ उसमें गड़बड़ कर रहे हैं तो सर आकर के आप उस पर बोल देते हैं। ठीक है, तो आप उनसे क्या, अगर आपके ऊपर पेपर ले लेते हैं या कुछ कर देते, खड़ा करा देते हैं, तो आप क्या कहिएगा, अगर सर आप अनुमति दीजिएगा या निवेदन कीजिएगा, आप विनम्र निवेदन कीजिएगा कि सर हमसे गलती हो गई है, प्लीज मेरा कॉपी दे दीजिए। ठीक है, ये आपका निवेदन हो जाएगा। इट्स क्लियर हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ये खत्म होता है ब्लॉक 1। ठीक है, अब ब्लॉक 2 की बात हम करते हैं। ठीक है, ब्लॉक 2 में सिर्फ 6 यूनिट्स दिया गया है। इसमें भी और
इसमें हम थोड़ा सा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। हमको इस 1 घंटा के अंदर या 1 घंटा 2-3 मिनट या 5 मिनट के अंदर में इस वीडियो को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला है इसमें पत्र लेखन, जो कि औपचारिक। अब देखिए पत्र जो होता है उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब पत्र लेखन में एक होता है औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप अपने भाई हैं तो उनको आप औपचारिक पत्र नहीं लिख सकते हैं, अनौपचारिक लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पत्र के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और पत्र के बारे में आप तो पहले से ऑलरेडी जानते भी होंगे। पेज नंबर 5 पे इसमें आपको 2 चीज़ देख लेना है बस, पत्र लेखन का प्रयोजन और प्रकार देख लेना है, और इसमें जो औपचारिक पत्र है, संपादक के नाम पत्र, ये तो सारी चीज़ें आप देख, सरकारी पत्र, निमंत्रण पत्र किस तरीके से, इसमें तो बहुत सारे आप जानते भी हैं, लेकिन आप सिर्फ देख लेना है ये पत्र लेखन का प्रयोजन और प्रकार, ठीक है। आइए देखते हैं पत्र लेखन का प्रयोजन और प्रकार। देखिए पेज नंबर आपका दे दिया गया है, ये कितना पे दिया गया है, तो ये ब्लॉक 2 है ना, तो इसलिए पेज नंबर यहाँ पे 6 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पत्र लेखन का प्रयोजन और प्रकार। लेखन की अन्य विधाओं से पत्र लेखन इस दृष्टि से विभिन्न है कि इससे लिखने वाला व्यक्ति जो होता है या हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से उसे जुड़ा होता है, ठीक है। पत्र के माध्यम से हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। पत्र लेखन से अपना संदेश, अपना मंतव्य, अपना मनचाही बात, अपना समाचार दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं। पत्र के माध्यम से जहां संदेश समाचार मिलता है, वहीं उस सामग्री में झांक कर उसके लेखक व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है, ठीक है। पत्र के विभिन्न प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ जो पत्र के प्रकार होते हैं यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ निजी होते हैं, पारिवारिक पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, संपादक के नाम पत्र होता है, व्यावसायिक पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है, ठीक है। और इन सभी प्रकार के पत्रों को सामान्यतः 2 भागों में बांट गया है। पहला एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, ठीक है। यहाँ आप क्लियर समझ लीजिए, जैसे कि पत्र लेखन के प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन इन सभी को 2 टाइप्स में रख दिया गया है, एक औपचारिक पत्र में और दूसरा अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। औपचारिक पत्र का अर्थ होता है कि सरकारी या कार्यालयीय स्तर पर लिखे वे सरकारी गैर सरकारी पत्र जिसमें लिखने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक पत्र जो औपचारिक नहीं होते हैं, यानी कि जिसमें अनौपचारिक मतलब इसका है कि वे पत्र अनौपचारिक कहे जाएंगे, यानी कि जिनमें किसी परिपाटी लेखन विधि और कोई महत्व नहीं दिया जाता है, जो भाव मन में आया उसको अपनी स्वाभाविक भाषा में व्यक्त कर दिया, ठीक है, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब देखिए औपचारिक पत्र जो होता है, जैसा कि हमने बताया कि औपचारिक पत्र में औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है, यानी कि औपचारिक शब्द के मूल उपचार शब्द जिसका शाब्दिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें इसके सारे टाइप्स दिए जाते हैं। जैसे औपचारिक पत्र में ही क्या क्या आप लिख सकते हैं, तो आवेदन पत्र लिख सकते हैं। अब आवेदन पत्र आप लिख ही सकते हैं, यहाँ पे इसका क्या दे दिया पूरा, यहाँ पे इसका रूपरेखा दे दिया गया है कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं आवेदन पत्र, है ना। इस तो आप लिखे भी होंगे आवेदन पत्र स्कूल में, एप्लीकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। संपादक के नाम पत्र यहाँ पे दे दिया गया है। व्यावसायिक पत्र पेज नंबर आपका 9 में दिया गया है, आप देख लेंगे, ठीक है। इसका व्यावसायिक पत्र का ढांचा क्या होता है, इनके यहाँ पे प्रेषक का पूरा रहेगा, यहाँ पे उसका स्थान, पिन कोड, दूरभाष यानी कि फ़ोन नंबर, फिर से दिनांक और सेवा में जो भी लिखना आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये प्रिय महोदय, उसके बाद विषय आपका क्या होने, संदर्भ क्या होगा, मुख्य विषय, यानी कि जिस काम के लिए आप लिख रहे हैं उस काम को यहाँ पे लिख सकते हैं मुख्य विषय में। इट्स क्लियर हो गया। चलिए मैंने एक वीडियो और इसके पहले भी पोस्ट किया जो कि पीडीएफ फाइल में है, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल में आपको क्या करना है कि ऑल स्टडी पॉइंट लिख देना है। जिस तरीके से यूट्यूब चैनल पे लोगो है वैसा ही लोगो टेलीग्राम पे भी आएगा, और आपको उसमें ज्वाइन होकर के आप उस पीडीएफ को लेकर के आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और संवेदना पत्र, ये सब किस में आते हैं, औपचारिक पत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए बधाई पत्र किसी भी जीत पे, खुशी पे आप बधाई देते हैं, शादी की बधाई देते हैं या किसी भी चीज़ की बधाई देते हैं तो उसे बधाई पत्र कहते हैं। संवेदना पत्र यानी कि किसी चीज़ में शक होता है, निराशा होता है, उसके बारे में आप लिख करके उसे संवेदना अपना जाहिर कर सकते हैं, जिससे दुख होता है ना। इस तरीके से
आप उसमें संवेदना पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नमूना भी यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे भी दे दिया गया। ठीक है, निमंत्रण पत्र, जिसको आपको निमंत्रण पत्र का उद्देश्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी विशेष अवसर पर या समारोह पर बुलाने के लिए भेजा जाता है। उस उपस्थिति के लिए भोजन जो होता है, भोजन के लिए या खान के लिए या किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी ये भी औपचारिक ही पत्र में आते हैं। ठीक है, अब सरकारी पत्र का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 14 पे सरकार के किसी कार्यालय से जारी किया गया पत्र सरकारी पत्र कहलाता है। यानी कि सरकार के किसी भी कार्यालय से जारी किया गया पत्र सरकारी पत्र कहलाता है। यह केंद्रीय और राज्य सरकार, उनके संबंध या अधीन कार्यालयों, आयोगों और अर्ध सरकारी आयोगों, गैर सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक निगमों, निकायों आदि द्वारा जारी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, बहुत तेजी के साथ वीडियोस बनाना है इसलिए मैं तेजी में हूँ। ठीक है, यहाँ पे सरकारी पत्र का यहाँ पे ढांचा दे दिया गया है और यहाँ पे अर्ध सरकारी पत्र। जैसे अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों में आपसी पत्र, यानी कि जो सरकारी जो अधिकारी ऑलरेडी होते हैं उनमें जो पत्र आपसी पत्र व्यवहार या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अब पत्र अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है ना, यानी कि ये जो पत्र होता है अर्ध सरकारी, ये अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है, शैली में आता है ये। ठीक है, और संबोधन में व्यक्तिगत स्पर्श होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहीं से ये खत्म होता है यूनिट, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे दे दिया गया है इंग्लिश और उसका माना यहाँ पे दे दिया गया, पेज नंबर 20 पे आप देख लेंगे। यूनिट 8 यानी कि ब्लॉक 2 का यूनिट 2 यहाँ देखेंगे, संचार के लिए लेखन। ठीक है, पेज नंबर 22 पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें 2 पॉइंट्स एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि संचार माध्यमों का स्वरूप और संचार माध्यम की भाषा। ये आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसमें कौन कौन सी चीज आप जान सकते हैं। तो आप इसमें माध्यमों में भाषा का महत्व भी आप इसको थोड़ा सा देख लेना है, बस इतना आप देख लीजिएगा, उसके बाद में आप लिख सकते हैं। अब देखिए संचार माध्यमों का स्वरूप जो होता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पेज नंबर 23 पे जन संचार माध्यमों की भाषा के बारे में विचार करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जन संचार माध्यम क्या है, यानी कि संचार का मतलब होता क्या है। संचार का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। संचार का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अगर कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है या स्थान से यानी एक स्थान से दूसरा स्थान भेजी जाती है तो उसे संचार कह सकते हैं। ठीक है, संचार के ही साथ संप्रेषण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ भेजना होता है। लेकिन जब हम संचार माध्यमों के संदर्भ में संचार का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ होता है कि किसी बात को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। ठीक है, आप समझ गए। जैसे कि आप समाचार पत्र पे छपे समाचार ऐसे ही संदेश हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरा स्थान भेजा जाता है। यहाँ समाचार पत्र के जरिए भेजा जा रहा है, इसलिए समाचार पत्र वह माध्यम है जो समाचार रूपी संदेश को एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाता है। इसी प्रकार यदि दूसरे शहर में रहने वाले अपने किसी संबंधी या मित्र को चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी भी उस संचार का माध्यम हुआ। क्लियर हो गया ना। चलिए मुद्रित माध्यम भी होता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर आपका 22 पे दिया है, आप उसको देख लेंगे। चलिए दृश्य माध्यम, जैसे कि आप टेलीविजन पे, मोबाइल पे, फिर से कंप्यूटर पे आप ये देख। जनसंचार माध्यमों का ये तीसरा रूप हमें दृश्य माध्यम देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि दृश्य माध्यम जैसे वैसे कई उदाहरण जैसे कि नाटक, चित्र, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि, टेलीविजन, ये सारी चीजें में हम दृश्य कला देख सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले बिंब का आकार आमतौर पर छोटा होता है, जबकि सिनेमा का पर्दा क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। ठीक है, आप जानते भी हैं अगर गए होंगे देखने तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट उसी के बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा ये यूनिट कंप्लीट करना है। जनसंचार माध्यमों में भाषा का महत्व, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। जनसंचार माध्यमों में भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है, यहाँ तक कि दृश्य माध्यमों में भी भाषा के बिना दृश्यों को समझना मुश्किल हो जाता है, चाहे मुद्रित माध्यम हो या श्रव्य माध्यम हो। भाषा का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी और कुशलता की जरूरत होती है। समाचार पत्रों में जो भाषा प्रयुक्त हो है उसे व्यापक जन समुदाय पढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। जनता की भौगोलिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर की विभिन्नताओं को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि हम संचार माध्यमों में भाषा का प्रयोग रचनात्मक ढंग से करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, पेज नंबर 36। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
चलिए यहाँ पे यूनिट 8 खत्म होता है, यूनिट 9 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें 2 पॉइंट आपको देख लेना, ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाएंगे, पीछे वाले जो 6 यूनिट थे ब्लॉक 1 में उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कार्यालयी लेखन, उसके बाद रिपोर्ट होता है जिसको हम प्रतिवेदन भी कहते हैं, कार्यवृत्त, ये 3 पॉइंट आपको देख लेना है बस। चलिए जैसे कि आप जानते हैं कार्यालयी लेखन क्या होता है। कार्यालयी लेखन से तात्पर्य यानी उस लेखन या लेखन प्रक्रिया से है जो विभिन्न कार्यालयों से संपन्न किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसे बताया जाता है, मुकम्मल किया जाता है। कार्यालय के संदर्भ में लेखन प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, जैसे डाक विभाग में लेखन प्रक्रिया भिन्न होगी और जीवन बीमा निगम में भिन्न। मोटे तौर पर बैंकों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली तथा लेखन रुपये पैसे से संबंधित होगा, ठीक है। अब एक होता है रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होता है जिसको हम लोग प्रतिवेदन भी कहते हैं। रिपोर्ट प्रतिवेदन शब्द भी पर्याप्त व्यापक है, ठीक है, यानी कि ये पर्याप्त व्यापक है। अब कार्यालयों के संदर्भ में यह रिपोर्ट तो है, तो पुलिस में यही रिपोर्ट रपट बन जाती है, ठीक है, जिसका पूरा रूप यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पेज नंबर आपका है 43, यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए रिपोर्ट जो होता है प्रतिवेदन में तथ्यों का ब्यौरा भी होता है, ठीक है, और विवरण भी, जानकारी जिनकी पुष्टि आंकड़ों द्वारा की जाती है। रिपोर्ट में कार्य की प्रगति, कार्यालय के विविध कार्यकलापों की यथातथ्य विवरण रहता है। कभी कभी पिछली प्रगति से तुलना भी की जाती है। यहाँ तक समझ गए आप। प्रत्येक प्रतिवेदन यानी कि प्रत्येक रिपोर्ट का प्रयोजन यह होता है कि जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों का किसी विषय के सरोकार हो और जो उसके सारे तथ्यों से अवगत न हो, उसके लिए यथावश्यक सूचना प्रस्तुत कर दी जाए, ठीक है। यहाँ तक समझे। पेज नंबर आपका 43 पे। चलिए प्रतिवेदन का ढांचा। अब प्रतिवेदन का ढांचा आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर आपका है पेज नंबर 45 पे, ठीक है। प्रतिवेदन की विशेषताएं, ये आएगा कैसे नहीं। चलिए कार्यवृत्त, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 46 पे 47, ठीक है। चलिए यूनिट यहाँ पे ये खत्म होता है 9। अब हम मेरे पास बच गया है 3 यूनिट्स ओनली, ठीक है। बहुत जल्द हम ये 15 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। और आपने मतलब मुझे एक थोड़ी से, मैं आज लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। प्लस मैं 3rd ईयर का भी और 2nd ईयर 1st ईयर का भी मैं जो एकदम क्लियर वाइज हर यूनिट हर ब्लॉक का मैं एकदम पूरा डिटेल्स वीडियोस डालने वाला हूँ। और प्लस में असाइनमेंट, अपने हाथों से लिखा हुआ असाइनमेंट मैं इस पर पोस्ट करने वाला हूँ, राइट। और आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, सृजनात्मक लेखन की भाषा। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको देख लेना है, ठीक है। सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता और सृजनात्मक लेखन की भाषा, ठीक है। इसमें आप देख लेंगे और छोटे छोटे कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आप उसे देख लेंगे, राइट। हम बता दे रहे हैं कौन कौन से पॉइंट्स है, सिर्फ आपको देख लेना है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता, सभी प्रकार का लेखन साहित्य नहीं होता है, ठीक है। सभी प्रकार का लेखन साहित्य नहीं होता है, ठीक है। लेखन के अंतर्गत तमाम तरह के शास्त्र और विज्ञान भी आते हैं, उन्हें भी भाषा में ही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र आदि साहित्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये साहित्य श्रेणी में नहीं आते हैं। साहित्य के अंतर्गत भी अनेक विधाएं आती हैं। उक्त सभी विधाओं को सृजनात्मक लेखन मानने के बारे में मतभेद देखा जाता है, यानी कि उसमें भेदभाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो आलोचना साहित्य को रचनात्मक लेखन में स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। यह अलग बात है कि अच्छी आलोचना भी रचनात्मक सीमाओं को छूने लगती है, ठीक है। इस तरीके से आप इस अच्छी तरीके से देख लें। पेज नंबर 52। गद्य लेखन, पद लेखन, ये इसके 2 टाइप्स होते हैं, आप इसे देख लेंगे सृजनात्मक लेखन की विशिष्टता में, ठीक है। चलिए देखिए गद्य लेखन क्या होता है। हम देखते हैं कि जीवन में कोई डॉक्टर बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, उसी प्रकार साहित्य में भी अनुभव की विविधता है। अनुभव की विविधता अभिव्यक्ति को अलग अलग रास्ते अपनाती है। सृजनात्मक लेखन की मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला गद्य लेखन, दूसरा पद लेखन। आगे बात समझ में। सृजनात्मक लेखन को 2 भागों में बांटा गया, गद्य लेखन, पद लेखन। इट्स क्लियर है आपको। अब देखिए गद्य और पद के जो मुख्य अंतर है उसे रेखांकित करना अनिवार्य होगा। गद्य की भाषा में शब्दों
का सीधा संबंध सामाजिक सरोकार से होता है और गद्य विधाओं का संबंध समाज के अधिक होता है। कविता में रचनाकार शब्दों के अर्थ सृजन करता है। आधुनिक काल से पूर्व गद्य का महत्व नगण्य था। आज पद में गद्यात्मकता का दबाव बढ़ता जा रहा है, अर्थात संप्रेषण के लिए गद्य का महत्व बढ़ता जा रहा है। इट्स क्लियर हो गया। यहाँ पे दे दिया है पद लेखन। चलिए अब सर्जनात्मक भाषा की लेखन आप देख सकते हैं। चलिए बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलचाल की भाषा कहते हैं तो बोलचाल से मतलब होता है कि दैनिक प्रयोग की भाषा, जिस भाषा में हम अपना दैनिक कार्यकलाप करते हैं, जैसे किसी से बात करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, इसी तरह के अनेक प्रयोग और भी ये जो होते हैं, ये सब बोलचाल की भाषा आम आदमी के प्रयोग की भाषा होती है। ठीक है, बोलचाल की भाषा सीधा रिश्ता जीवन से होता है। इसका जो रिश्ता होता है पूरा जीवन से ही होता है, इसलिए ये जीवन के नजदीक और जीवन में समाई हुई होती है। ठीक है, बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा देखिए, अगर कोई आदमी चला जाता है तो वहां पे अपने यहाँ के बोलचाल की भाषा वहां नहीं ना कर सकता है जी, तो वहां पे अलग कुछ भाषा होते हैं जो कि सीखना उसके लिए अनिवार्य होता है, तब जाकर के वहां पे उसका गुजारा होता है। इट्स क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, बहुत जल्द निबंध की भाषा, फीचर की भाषा। इस छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसको देख लेंगे। देखिए फीचर की भाषा, भाषा की रचनात्मकता को अब हम विधाओं में उसका किस प्रकार से उपयोग होता है कि माध्यम से समझेंगे। फीचर की बात करें तो फीचर के विषय में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। फीचर लेखन का संबंध समाचार पत्रों से है। समाचार पत्रों में जिस प्रकार से निबंध, लेख आदि छपते हैं, उसी प्रकार के समाचार पत्रों में फीचर का भी स्थान होता है। फीचर की विशिष्ट घटनाओं पर लिखा जाता है, किसी लुप्त होती है परंपरा को याद दिलाने के लिए लिखा जा सकता है, किसी नई समस्या पर लिखा जा सकता है, उसकी विषय वस्तु विधि हो सकती है। ठीक है, हम फीचर लेखन की भाषा की बात करते हैं तब यह ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है कि फीचर को समाचार पत्रों में छपना है। ठीक है, समाचार पत्रों की पहुंच तरह तरह के लोगों तक होती है। जो कम पढ़े लिखे लोग वे भी समाचार पढ़ते हैं। फीचर लेखन में भाषा के दुरूहता और जटिलता होनी चाहिए। ठीक है, निबंध की भाषा, तो निबंध सर्जनात्मक लेखन की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध के विषय भी विविध होते हैं। निबंध रचनात्मक भी हो सकते हैं और आलोचनात्मक भी हो सकते हैं। यहाँ रचनात्मक निबंध पर विशेष रूप से विचार यहाँ पे करेंगे। निबंध में भाव का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व विचार का भी होता है। निबंध के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यात्रा के लिए निकलती और बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती है। हुई बुद्धि जहाँ कहीं मानसिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुंचती है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक कहानी का भाषा दे दिया गया, आप इसे देख लेंगे, पेज नंबर 61 पे दे दिया गया है। सर्जनात्मक लेखन की भाषा का महत्व। ठीक है, तो अब इसमें आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, शिल्प और संबंध। ठीक है, पेज नंबर आपका क्या बोलते हैं 63 पे दे दिया गया है। इट्स क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बस 2 यूनिट और हमारे पास बच गए हैं। एक होता है वैयक्तिक लेखन की भाषा। ठीक है, इसमें 2 चीज आपको देख लेना है कि वैयक्तिक लेखन क्या है और वैयक्तिक लेखन की विभिन्न विधाएं क्या है। ठीक है, और इसका भाषा, 3 टॉपिक्स आपको इसमें देख लेना है। बस आप इससे आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि वैयक्तिक लेखन है क्या। इस भाग में हम वैयक्तिक लेखन के बारे में विचार करेंगे, जैसे कि वैयक्तिक लेखन और निर्वैयक्तिक लेखन, ये लेखन 2 भेद हो सकते हैं। वैसे तो सभी तरह का लेखन वैयक्तिक लेखन ही होता है, क्योंकि वह किसी न किसी व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। समझ गए, यानी कि वैयक्तिक लेखन क्या होता है, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज लिखी गई बात को हम क्या करते हैं, वैयक्तिक लेखन कहते हैं। लेकिन यहाँ वैयक्तिक लेखन उस लेखन को कहेंगे जिसमें व्यक्ति अपने बारे में लिखता है। व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में लिखता है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जबकि निर्वैयक्तिक लेखन वह होता है जो व्यक्ति निरपेक्ष होता है, यानी कि जिसमें लिखने वाला अपने बारे में प्रायः कुछ नहीं बताता। वैयक्तिक लेखन से तात्पर्य पर ही हम अब विस्तार से अच्छे तरीके से यहाँ पे बात कर लेंगे। पेज नंबर 67 पे दे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, चलिए
इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक आत्मकथा और दूसरा जीवनी। ठीक है, अब आत्मकथा जो होता है यानी कि इसके विभिन्न विधाएं में ये पाया जाता है। आत्मकथा, हिंदी में आत्मकथा विधा का विकास पश्चिम के प्रभाव के कारण हुआ, स्वयं द्वारा लिखी गई अपनी ही जीवनी आत्मकथा कहलाती है। यानी कि जो देखिए, जैसे कि मेरे जीवन अभी गुजर रहा है जीवन, या आपका जीवन जो गुजर रहा है, अगर आप अपने बारे में किसी डायरी में नोट करते जाएंगे, हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक लाइन, हर एक घटना, हर एक खुशी, हर एक गम का पल, अगर आप उसमें अपने बारे में लिखते जाएंगे, आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, आपने कब क्या किया है, कौन सी डिग्री कब ली है, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या लिखे हैं, कहाँ कहाँ घूमे हैं, इन सबको अगर आप अपने हाथों से लिखते हैं तो इसको कहेंगे हम आत्मकथा। और यही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिख देता है आपके बारे में तो उसे हम जीवनी कहते हैं। क्लियर हो गया? दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उससे हम आत्मकथा कहते हैं। क्लियर हो गया ना? आत्मकथा में अतीत जीवन का चरित्र होता ही है, साथ ही उसके समूचे परिवेश की अभिव्यक्ति भी उसमें होती है। ठीक है, चलिए इसमें एक छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें संस्मरण और डायरी, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी साहित्य कोश के अनुसार संस्मरण लेखन जो स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, यानी कि उसी का वर्णन करता है, उसमें वर्णन के उसकी अनुभूतियों और जो अभी आत्मीयता के साथ याद करते हुए उसका विवेचन करते हैं। ठीक है, यही संस्मरण कहलाते हैं। डायरी शब्द हिंदी में अंग्रेजी से आया है। कहाँ से आया है? हिंदी में अंग्रेजी से आया है, और इस शब्द के साथ उसकी पूरी अवधारणा भी पश्चिम से ही ग्रहण की गई है। हिंदी में इसके लिए दैनिक, दैनी, वसूरी और वासरिका आदि शब्दों का प्रयोग होता है। डायरी से रोज लिखे जाने वाले तथ्यों, घटनाओं और कार्यों का पता चलता है। जब कोई व्यक्ति दिन, तिथि, सन के आधार पर जीवन में घटित अथवा देखी गई धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या साहित्यिक परिस्थितियों का चित्रण करता है तो वह रचना डायरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भाषा है वो आप भाषा जानते ही हैं। चलिए, वीडियोस बहुत जल्द खत्म है, लास्ट यूनिट बच गया है बस, और 5 मिनट हम लोगों के पास बच गया है और 1 घंटा होने में। बस आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। पेज नंबर 80 पे है आपका भाषा प्रकार्य और भाषा भेद। ये आप इसमें एक पॉइंट देख लेंगे, और भाषा के और उसका लेखन, ठीक है, और समाचार, वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा। बस भाषा प्रकार्य और भाषा भेद। भाषा मनुष्य के लिए सामाजिक संप्रेषण का सबसे प्रबल साधन होता है। यह बात अपनी पिछली इकाई हम लोग जान भी चुके हैं। ठीक है, सामाजिक संप्रेषण में भी प्रभावी माध्यम के रूप में भाषा अनेक प्रकार्य रूप पूरे करने पड़ते हैं। इन प्रकारों में बदलने से भाषा के स्वरूप में भी भेद आता है। अगर ऊपर से भी देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि भाषा का एक प्रकार सामान्य होता है, मतलब कि वह हमारे दैनंदिन जीवन की संप्रेषण परक जरूरतों को पूरा करती है, जैसे कि हाल चाल पूछना, मौसम, फिल्म आदि से इन सब के बारे में जिक्र करना, बातचीत करना, स्वागत करना, विदा करना, सहमति या असहमति जताना आपने देखा होगा। ठीक है, कि भाषा के इस सामान्य प्रकार से हम सब बंधे हुए हैं। ठीक है, पेज नंबर 81। अब देखिए इसमें क्या है कि भाषा के सामान्य और विशिष्ट प्रकार भाषा में भेद यानी कि वेरिएशन ले आते हैं। भाषा भेद का निर्धारण भाषा प्रकार के आधार पर करते हुए प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैलिडे ने कुछ इसके वर्ग बनाए। पहला वार्ता क्षेत्र, दूसरा वार्ता प्रकार, तीसरा वार्ता शैली और चौथा वार्तोत्तर घटक, है ना, यानी कि फील्ड ऑफ डिस्कोर्स और मोड ऑफ डिस्कोर्स, मैनर ऑफ डिस्कोर्स, एक्स्ट्रा डिस्कर्सल फीचर्स। ठीक है, इन्होंने किसने बनाया था? तो वैज्ञानिक हैलिडे ने। ठीक है, चलिए पेज नंबर है आपका 82, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। बस चलिए, समाचार की भाषा और उसका लेखन। अब भाषण की ही भांति समाचार भी आधुनिक संप्रेषण के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समाचार जनसंचार माध्यम के अनिवार्य अंग बन चुके हैं। पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविजन पर समाचारों का प्रकाशन और प्रसारण होता है। तीनों माध्यम में समाचार लिखित और संपादित होते हैं। अखबारों में इनका लिखित रूप संपादित करके छापा जाता है, जबकि रेडियो और टेलीविजन पर इनका लिखित संपादित रूप मौखिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? पेज नंबर 88 आप इसे देख लेंगे।
ठीक है। अब देखिए संप्रेषण की क्रिया पूरी नहीं की जा सकती, क्यों? क्योंकि ये 5 तत्व निम्नलिखित है। कौन कौन? तो संदेश और प्रेषक, संपादक, माध्यम, संदेश ग्रहीता, यानी कि मैसेज, कम्युनिकेटर, एडिटर, मीडियम और उसका रिसीवर, ठीक है। इन सब के बारे में आप जान लेंगे। पेज नंबर आप बता दें 89 पे, ठीक है। अब चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने तो वो बता दिया है आपको। अब देखिए हेमकुंड कॉलोनी में नई सूखे पड़े हैं, ये सारी चीज़ें तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हमने वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। पेज नंबर 94 पे भाषणों से मिलते जुलते कुछ प्रेरित प्रोक्ति रूप और अभी प्रचलित और जिनमें वाद विवाद यानी कि डिबेट, अब डिबेट तो जानते ही हैं आजकल भाषा में वक्ता, मुखर और श्रोता अस्थिर होता है। अतः इसे हम एक दिशात्मक संप्रेषण क्रिया भी कह सकते हैं। वाद विवाद भी ऐसी ही संप्रेषण क्रिया है जिसमें श्रोता, जो श्रोता होते हैं स्थिर रहते हैं, लेकिन दूसरा वक्ता ही पहले वक्ता के विरोध में अपने विचार व्यक्त करता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित दक्षताएं होनी चाहिए। कौन कौन से? भाषा प्रयोग की दक्षता, संप्रेषण सामर्थ्य और उसके बाद में संवाद सामर्थ्य, ठीक है। इस तरीके से आप इस अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब यहाँ पे यूनिट खत्म होता है। तो आज हम लोगों ने BHDLA 137 का, जो कि आपके बुक में जितने इंपॉर्टेंट, अगर जितना मैंने बताया है, अगर आप इसमें आप पढ़ लेते हैं इतना, वो तो मैंने काफ़ी कम बता दिया है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो एकदम ये मेरा गारंटी है फुली 100% कि आप 100 में 100 नंबर ले करके आ सकते हैं आप, ठीक है। 100 में 100 नंबर लिख सकते हैं। और इसका भी PDF मैं दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। आप प्लीज़ आप जाकर के ज्वाइन करें। ऑल स्टडी पॉइंट लिख करके आप सर्च मारेंगे टेलीग्राम पे, या टेलीग्राम में जुड़ने के लिए हम आपको क्या कर दे रहे हैं कि यहाँ इसी वीडियो के यहाँ पे स्क्रीन पे मैं इसका क्या बोलते हैं स्कैनर लगा QR कोड डाल दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट करके आप वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। और इस वीडियोस को वहां शेयर कीजिए जहां इसकी ज़रूरत है, जहां पे बच्चे जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, गाइड नहीं ले सकते हैं, गेस्ट पेपर नहीं ले सके हैं, उनके पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी मेहनत करके आपके लिए हमने वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा हमें सपोर्ट करेंगे तो और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अंदर से खुशी होगी, और मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको फ़ायदा पहुंचाऊंगा, राइट। और इसमें मुझे 1 भी रुपया आप लोगों से चाहिए नहीं। PDF जितना PDF रहेगा सब आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आप टेलीग्राम में जुड़ करके वहाँ से ले सकते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे पैसे लिए जाते हैं PDF के लिए, तो मैं वैसा, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है आप लोगों से। प्लीज़ आप इस वीडियोज़ को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोज़ देखने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, राइट। थैंक यू।